नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। आज बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कल होने वाले तीसरे चरण के चुनाव की। तो देश भर में कल तीसरे चरण का काउंटडाउन, 11 राज्यों की 93 सीटों पर कल मतदान होगा। 1131 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी और इस चुनाव में 7 केंद्रीय मंत्री, 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों की किस्मत दांव पर है। जहां गांधीनगर से गृह मंत्री अमित शाह चुनाव मैदान में हैं, वहीं अखिलेश और डिंपल यादव की सीट पर भी कल वोटिंग होनी है। मंगलवार को मध्य प्रदेश की 9, छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर मतदान होगा। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंधिया और दिग्विजय की साख दांव पर है और छत्तीसगढ़ में कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और सरोज पांडे की किस्मत भी कैद होगी। तो किस राज्य में कितनी सीटों पर चुनाव है, ये ग्राफिक्स के माध्यम से अब आपको बता रहे हैं। गुजरात में 25, कर्नाटक में 14 और महाराष्ट्र में 11, उत्तर प्रदेश में 10, मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर, बिहार की 5, असम की 4, पश्चिम बंगाल की 4, गोवा की 2 सीट, दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव की 2 सीटों पर कल मतदान होंगे। चलिए तो बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहां भोपाल, ग्वालियर, मुरैना, राजगढ़, गुना, विदिशा, सागर, बैतूल और भिंड में कल मतदान होंगे। चलिए मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ की रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर, कोरबा, सरगुजा और रायगढ़, इन सीटों पर कल मतदान होंगे। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। तो तीसरे चरण के लिए मंगलवार को छत्तीसगढ़ के 7 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसको लेकर पोलिंग बूथों पर मतदान दलों के रवाना होने का सिलसिला जारी है। सोमवार को जांजगीर चांपा, दुर्ग, मुंगेली, कोरबा और जशपुर समेत अन्य जिलों से पोलिंग बूथों पर मतदान दल रवाना हुए। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जांजगीर चांपा की, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी आकाश चिकारा ने कर्मचारियों को गुलाब भेंट की और निष्पक्ष मतदान कराने का संदेश दिया। दूसरी तस्वीर पत्थल गांव के बगीचा की, यहां मतदान दलों का विशेष पिछड़ी जनजाति और पहाड़ी कुर्बाओं ने पारंपरिक नाच गाने के साथ तिलक लगाकर स्वागत किया। तीसरी तस्वीर दुर्ग से, जहां मतदान सामग्री के साथ बूथों के लिए मतदान दल रवाना हुए। चौथी तस्वीर मुंगेली की, जहां जिले के 659 मतदान केंद्रों के लिए मतदान दलों को रवाना किया गया। वहीं 5वीं तस्वीर कोरबा की, जहां IT कॉलेज परिसर के स्ट्रांग रूम में मतदान दलों को रवाना किया गया। चुनाव में पुलिस और जिला प्रशासन के कुल 8000 कर्मचारी मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे। 249 बूथों में महिला कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। कल होने वाले निर्वाचन के लिए सभी मतदान केंद्र के लिए हम लोग सामग्री का यहाँ से डिस्पैच कर रहे हैं। हमारे सारे मतदान दल, जिसमें इस बारी 200 से अधिक हमारे महिला मतदान दल भी हैं, वो सब लोग रवानगी कर रहे हैं और हमने सभी बूथों पर गर्मी को देखते हुए संपूर्ण रूप से व्यवस्था करा ली है। लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत जांजगीर लोकसभा क्षेत्र में जांजगीर जिले में मतदान की स्वतंत्र एवं शांतिपूर्वक मतदान की पूरी तैयारी कर ली गई है। मतदान सामग्री का वितरण किया गया है। तीनों क्षेत्रों के लिए विधानसभा के जो क्षेत्र आते हैं, लोरमी, मुंगेली और बिला के 118 मतदान केंद्र, जो हमारे अचानक मार रिजर्व के जो दूरस्थ इलाके हैं, वहाँ की पोलिंग पार्टीज़ को हमने पहले रवाना किया ताकि वो पहले वहाँ पहुँच जाएँ और अच्छी व्यवस्था है। पुलिस पार्टी भी साथ में जा रही है। महिलाओं के द्वारा चुनाव करवाया जाए। सभी अगर देखेंगे पोलिंग टीम एंड गवर्नमेंट मशीनरी और सभी मतलब SP साहब की टीम, इन सभी को मिला के 7 से 8 हज़ार लोग इस चुनाव कार्य में संलग्न हैं। एक त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था कोरबा के अंदर शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए लगाया गया है और हमारे पास केंद्रीय सुरक्षा बल की लगभग 17 कंपनियां यहाँ पे मौजूद हैं। तो छत्तीसगढ़ के 7 सीटों पर मंगलवार को वोट डाले जाएंगे। इस बीच लोकतंत्र के महापर्व की 2 खूबसूरत तस्वीर सामने आई। पहली तस्वीर जांजगीर चांपा की, जहां कई मतदान केंद्रों को इंद्रधनुष की तरह सजाया गया है, साथ ही महिला कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई। वहीं दूसरी तस्वीर दुर्ग जिले की, जहां बूथों में महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई। कई मतदान केंद्रों में छोटे बच्चों को साथ लेकर आने वाली माताओं के लिए फीडिंग जोन बनाए गए हैं, साथ ही बच्चों के लिए झूले की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। गर्मी को लेकर भी खास इंतजाम है।
कल चुनाव होने हैं। आज सुबह हमारे सभी मतदान दल अपनी सामग्री लेकर के रवाना हुए हैं और सभी अपनी जगह पहुंच चुके हैं। मतदान केंद्रों पे गर्मी को देखते हुए जो विशेष निर्देश इलेक्शन कमीशन से आए हैं वो हमने पूरे फुलफिल कर लिए हैं। हमारी सभी पंचायतों में, नगरीय निकायों में जो गर्मी को के मद्देनजर कूलर की, पानी की, छाया की व्यवस्था संपूर्ण हो चुकी है। कल सुबह 7 बजे मतदान प्रारंभ होना है और उसके लिए हमारे मतदान दल पूरी तरह से तैयार है। तो लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मंगलवार को एमपी की 9 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। सोमवार को पोलिंग पार्टियों को ईवीएम और अन्य मतदान सामग्री देकर मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। तस्वीरें विदिशा, गुना और राजगढ़ जिले की है। विदिशा जिले में 1341 मतदान केंद्र बनाए गए। एसपी ने बताया कि मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। सामान्य मतदान केंद्रों पर जिला पुलिस बल का सशस्त्र गार्ड तैनात रहेगा। इसके अलावा संवेदनशील मतदान केंद्रों पर एसएफ के 2 जवान और पुलिस बल तैनात रहेगा। साथ ही अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। वहीं राजगढ़ जिले में 1389 मतदान केंद्र है। गुना जिले में 1099 मतदान केंद्र, जिनमें से 53 अति संवेदनशील और 30 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। हर केंद्र पर 3 सशस्त्र जवान तैनात किए गए। बरगढ़ ग्राम 9 लाख में फ्लैग मार्च चलता हुआ अंबार। तो कल मध्य प्रदेश के 9 लोकसभा सीटों पर तीसरे चरण का मतदान होगा, जिसके लिए मतदान दलों की रवानगी शुरू हो गई है। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर मतदान दलों को मतदान सामग्री का वितरण यहां पर किया गया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कल चुनाव को लेकर मतदान दलों को मतदान सामग्री का वितरण किया गया और इसके बाद पोलिंग पार्टी यहां से रवाना हुई। बाईस कैंडिडेट हैं और एक नोटा मिला के 23 हैं। इस वजह से वो एक में 16 आते हैं तो 2 का उपयोग करना पड़ा इस बार। वगैरह जो दिया रहता है मशीन का नंबर है, ये मैच करना चाहिए, मतलब पारदर्शिता के लिए। तो इसको हम नोट कर रहे हैं और वहाँ पे सबको नोट करवा देंगे। और उसके बाद जब चुनाव होगा तो फिर वो उनको दे दिया जाएगा चुनाव आयोग को। तो राधिका खेड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और इस बीच आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में खेड़ा ने कांग्रेस पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सुशील आनंद शुक्ला उन्हें रात में फोन लगाते थे। यहां तक कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान सुशील आनंद शुक्ला ने उन्हें शराब ऑफर की। सुशील आनंद शुक्ला ने रात में उनका दरवाजा खटखटाया, उनसे बदसलूकी की। इस दौरान कई बार वो भावुक भी हो गए और जब उन्होंने इसकी शिकायत भूपेश बघेल से की तो उन्होंने उनके छत्तीसगढ़ छोड़ने को कह दिया। राधिका खेड़ा के गंभीर आरोप के बाद सुशील आनंद शुक्ला भी मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने सफाई दी। सुशील आनंद शुक्ला ने बताया कि उनके परिवार में कोई शराब नहीं पीता। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भी राधिका खेड़ा के आरोप का जवाब देते हुए कहा कि वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। इसके साथ ही सुशील आनंद शुक्ला ने राधिका खेड़ा को नार्को टेस्ट की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि राधिका और उनका दोनों का नार्को टेस्ट हो जाए तो पता चल जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है। सुशील आनंद शुक्ला ने राधिका खेड़ा को मानहानि का नोटिस भी भेजा है। श्री अयोध्या धाम रामलल्ला की जन्मभूमि हम सब हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र स्थली है और मैं वहाँ दर्शन करने से अपने आप को रोक नहीं पाई, लेकिन वहाँ जाने का विरोध इस कदर मुझे सहना पड़ेगा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था। हमारी पार्टी बात करती है महिला न्याय के लिए, किसान न्याय के लिए, युवा न्याय के लिए, श्रमिक न्याय के लिए, और जब खुद के घर में अन्याय होता है और उस पर चुप्पी साध लेते हैं क्योंकि सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम राम जी के दर्शन करके आए और न्याय देने से हमें इनकार कर दिया जाता है। राम मंदिर तो कोई भी जा सकता है, देश का हर नागरिक जा सकता है। ये घर परिवार की बात था, तो इसको किसी जाति या धर्म से या किसी मंदिर से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। मेरे साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अभद्रता हुई। मुझे वहाँ पे धक्का मुक्की करी गई, कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। मैं चीख चीख कर गुहार करती रही, छोटे से लेकर सबसे बड़े शीर्ष नेतृत्व तक गुहार करती रही, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला। यह उनको चुनौती देता हूँ और मांग करता हूँ कि उस वीडियो को सार्वजनिक कर दे। उस कमरे में जो वीडियो है, सारे घटनाक्रम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जब मेरे उनके बीच में बहस की शुरुआत हुई थी तो उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया था। बमुश्किल से 1 मिनट का मामला था, उनके पास वीडियो है। उस वीडियो को उन्होंने सार्वजनिक करने की धमकी अपने ट्वीट में भी की थी। मैं आज बोलता हूँ, चुनौती देता हूँ कि उस धमकी को सार्वजनिक कर दें, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी।
राहुल गांधी जी की यात्रा के दौरान मुझे शराब ऑफर करी, उनके साथ एक और उनके साथी थे धनंजय ठाकुर, और यहाँ से कांग्रेस के 2 लड़कियां जो काम करती थी मीडिया डिपार्टमेंट में, वो मेरे साथ थी, और उनके सामने ही हुआ कि लगातार मुझे रात को कमरे में, जब हम कोरबा में थे, जब हम वहाँ पे यात्रा में वेट कर रहे थे रात को, तो मुझे लगातार फ़ोन करके सामने भी आके कि आपको कौन सी शराब चाहिए, हम आपके कमरे में शराब पहुँचाने का काम करेंगे। और शराब पी के 5 से 6 के प्रवक्ताओं के साथ मीडिया चेयरमैन आके मेरे कमरे पे भी खटखटाते थे। उन्होंने मर्यादाओं की सीमा को, अभद्रता की सीमा को, आरोप लगाने की सीमा को भी पार करके बोला कि रात को 1 बजे मैंने उनका दरवाज़ा ठोका था, जबकि भारत जोड़ो यात्रा फरवरी में आई थी, संभवतः 11 या 12 फरवरी को छत्तीसगढ़ आई थी। मैं रायगढ़ में शामिल हुआ था, शक्ति में शामिल हुआ था। उसके बाद हम और हमारे साथी सीधे चले गए थे अंबिकापुर में, और उसके पहले बरपाली में, जहां दूसरे दिन माननीय जयराम रमेश जी की पत्रकार वार्ता होनी थी। हम लोग कोरबा में रुके ही नहीं थे, जहां पे मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि मैंने उनको शराब ऑफर किया, उनका दरवाज़ा ठोका। उनको मानहानि का नोटिस भेजा है, मेरे अधिवक्ता ने उन्हें मानहानि का नोटिस भेज दिया है। साथ ही मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वो अपना नार्को टेस्ट कराएं। मैं भी अपना नार्को टेस्ट कराता हूं, वो भी अपना नार्को टेस्ट कराएं। इससे सच्चाई सामने आ जाएगी। राधिका खेड़ा मामले में चौतरफा कांग्रेस घिरती जा रही है। मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का मूल चरित्र ही महिला अपमान है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी कहां हैं? माता बहनें जवाब मांग रही है। साथ ही उन्होंने कई मुद्दों पर भी प्रतिक्रिया दी। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान कल होने वाला है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं, क्योंकि 2 चरण में वोटिंग कम हुई है। तीसरे चरण में क्या प्लानिंग है भारतीय जनता पार्टी की? वी.डी. शर्मा जी, क्या प्लानिंग, क्योंकि 2 चरण जो थे काफी कम मतदान। देखिए, तीसरे चरण में मुझे विश्वास है कि अच्छे से अच्छा मतदान होगा, क्योंकि सभी लोगों ने मिल करके अथक मेहनत परिश्रम कर रहे हैं। शासन, प्रशासन, सामाजिक संस्थाएं, बड़े लोग अपील कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी, हमने पूरे स्ट्रेटेजिकली प्लान करके कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, ये भी हमारी जवाबदारी है। इमरती देवी पे जिस तरह टिप्पणी हुई, ठीक ऐसे ही मामला छत्तीसगढ़ में राधिका खेड़ा का आया है। तमाम आरोप लगाए उन्होंने और कहा है कि मैं अब कांग्रेस पार्टी छोड़ रही हूँ। कांग्रेस का मूल कैरेक्टर ही है ये, महिलाओं को कांग्रेस और कांग्रेस नेताओं से कोई आशा नहीं है, वहाँ यही होना है। और पुराना इतिहास है, नैना साहनी से लेकर के क्या क्या इतिहास है इनके, तंदूर में जला के मार डालते हैं। सरला मिश्रा इस मध्य प्रदेश के अंदर आज भी गुहार कर रही है, आज भी। उस बहन को जला करके मार डाला था, किसने मारा था? तो ये तो कांग्रेस का इतिहास है, इनके मूल कैरेक्टर है। तो इसलिए राधिका खेड़ा बहन जो मांग कर रही है कि उसके साथ जिस प्रकार की घटना हुई, दुर्भाग्यजनक है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी दलित बहन इमरती देवी के लेकिन शब्दों का उपयोग करते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी सुनती नहीं है, कान बंद हो गए। तो राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश, राहुल गांधी भी नहीं देखते हैं, न सुनते हैं, भूल जाते हैं सब। छिंदवाड़ा में विक्की पहाड़े जवान शहीद हुए इंडियन एयरफोर्स के, आज मुख्यमंत्री जी श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, लेकिन चुनाव के दौरान जिस तरह कमलनाथ जी एक भावुक अपील वहां की जनता से कर रहे थे कि मैं आपके परिवार का हूं, मैं यहीं छिंदवाड़ा का हूं, लेकिन आज दिखे नहीं। उन्हें न शहादत से कोई लेना देना, न उन्हें जनता से लेना देना, न उन्हें गरीब से कोई लेना देना। हम तो पहले ही कह रहे थे, स्वार्थपरक राजनीति करने वाले, केवल परिवार तक चिंता करने वाले लोग, वीर सपूत हमारे छिंदवाड़ा की धरती का, मध्य प्रदेश की धरती का आज शहीद हुआ है। मैं आपके माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों गायब हैं। दुर्भाग्य है कि इस प्रकार के लोग आज ऐसे समय में भी वो वहां पर गायब है। सर्च वारंट जारी हो रहा है, कहाँ है कमलनाथ? चुनाव में भी गायब है, बाकी जगह भी गायब है, देश है विदेश है, कहाँ है पता नहीं है। इसलिए जनता ने इन्हें तय कर दिया है कि जनता इनको भरपूर जवाब दे रही है। तो ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। कई महत्वपूर्ण विषय पर उन्होंने हमसे बातचीत की है और तमाम कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं। कैमरा पर्सन दीपक पाटीदार के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक दिवसीय दौरे पर उज्जैन पहुंचे। यहां उन्होंने आलोट विधानसभा के ग्राम ताल पहुंचकर सभा को संबोधित किया। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तराना विधानसभा भी पहुंचे।
यहां भी उन्होंने सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन शहर के मनोरमा गार्डन पहुंचे, जहां पर महिला मोर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। ये चुनाव दो माओं के बीच में है। एक मां अपने बच्चे के मुंह में पूरी पार्टी का सत्यानाश कर रही है। वो पार्टी है कांग्रेस। 125 साल से ज्यादा पार हो गए, दो ही बच्चे दिखते हैं उसको, एक बेटी और एक बेटा। एक तरफ भारत माँ का बेटा नरेंद्र मोदी, जिसने अपने माँ के दूध का सम्मान बढ़ाया, अपना पूरा जीवन तिल-तिल करके देश की सेवा के लिए लगाया। खंडवा लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बुरहानपुर के धूलकोट में जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद सीएम बुरहानपुर पहुंचे और शहर के गणपति मंदिर में से कमल ऑफिस तक रोड शो किया। इस दौरान सीएम मोहन यादव के साथ रथ पर ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक अर्चना चिटनेस और महापौर माधुरी पटेल समेत अन्य नेता मौजूद रहे। बता दें कि खंडवा लोकसभा में चौथे चरण पर 13 मई को वोटिंग होगी। गुजरात के मुख्यमंत्री राहुल गांधी के खरगोन में संविधान बदले को लेकर दिए बयान पर धार में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता गोविंद मालू ने पलटवार किया। गोविंद मालू ने कहा कि जो नेता दूसरों को कहते हैं कि डरो मत, वो लोगों को डरा रहे हैं कि संविधान बदल देंगे। इतने साल लोकतंत्र में रहने के बाद भी उन्हें नहीं पता कि संविधान कैसे बदला जाता है। संविधान बदलने की कोशिश तो उनकी दादी ने की। गोविंद मालू ने आगे कहा कि आपने इतने साल सरकार चलाई जिसका खमियाजा देश को भुगतना पड़ा। साथ ही कहा कि इस लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें बीजेपी जीतेगी। जो नेता डरो मत कहता है, वो लोगों को डरा रहा है कि संविधान बदल देंगे, तो ये वोट की चरागाह नहीं है मध्य प्रदेश। और ये यहाँ डराइए मत आपके संविधान बदल देंगे और हम इतना आरक्षण कर देंगे और उतना कर देंगे। और ये चुनाव में करारी शिकस्त आपको मध्य प्रदेश से मिलेगी 29-0 से। तो छत्तीसगढ़ के 7 सीटों पर मंगलवार को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगा। रविवार शाम से चुनावी शोरगुल थम गया है और प्रत्याशी डोर टू डोर जनसंपर्क में जुटे। इस बीच सरगुजा से बीजेपी प्रत्याशी चिंतामणि महाराज ने कहा कि चुनावी तैयारी बेहतर तरीके से हुई है और परिणाम भी बेहतर आएंगे। चिंतामणि महाराज जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आए, मगर जीत का आंकड़ा कितना होगा इसे लेकर असमंजस में है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं, तो मेरे को ऐसा उम्मीद है कि यदि जिनको वोट देना है वही चुनाव लड़ रहे हैं, तो जीत के लिए हम आश्वस्त हैं, ऐसा मेरे को लगता है। नहीं, हम जीतेंगे ये कह सकते हैं, कितने से जीतेंगे वो तो अब 4 जून बताएगा। बिलासपुर से खबर है, जहां पर गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हंगामा हुआ। बिलासा गर्ल्स हॉस्टल के बाहर हंगामा और एबीपी के छात्रों के साथ प्रोफेसर्स की यहां पर झड़प हुई। गर्ल्स हॉस्टल की छात्राएं धरने पर बैठी। यूनिवर्सिटी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की, अव्यवस्था और यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर तानाशाही का आरोप लगाया। लंबे समय से प्रबंधन और छात्र छात्राओं के बीच यहां पर गतिरोध बना हुआ है, पर एक बार फिर से आज यहां पर जमकर हंगामा हुआ। तो बिलासा गर्ल्स हॉस्टल के बाहर की ये तस्वीरें हैं। बिलासपुर के एबीपी के छात्रों के साथ यहाँ पर प्रोफेसर्स की झड़प हुई है। गर्ल्स हॉस्टल की छात्राएं धरने पर बैठ गई। यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर तानाशाही का आरोप लगातार यहाँ पर छात्राएं लगा रही हैं। बालोद में पहली बार नीट की परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी लापरवाही सामने आई। दरअसल बालोद में कुल 405 परीक्षार्थियों के लिए 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से 5:20 तक रहा। इस दौरान समय पर प्रश्न पत्र बांटे गए, लेकिन लगभग 45 मिनट बाद प्रश्न पत्र चेंज कर दिया गया, जबकि परीक्षार्थियों को अतिरिक्त समय नहीं दिया गया। ऐसे में छात्रों और उनके परिजनों ने पुनः परीक्षा लेने को लेकर जमकर नारेबाजी की, साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। इधर कलेक्टर ने मामले को संज्ञान में लेते हुए दोषियों पर कार्रवाई की बात की। नीट 5 मई 2024 में हुआ बालोद जिले में आदर्श बॉयज़ गवर्नमेंट स्कूल में हुआ है, और इस दौरान मैं भी वहाँ परीक्षा दे रही थी, और उस दौरान वहाँ हमें पेपर 1 घंटे बाद हमें सही पेपर मिला है। नीट का परीक्षा का आयोजन हो रहा है, और लेकिन वहाँ इस प्रकार की सैकड़ों त्रुटियाँ हुई हैं।
जो अनगिनत त्रुटियां बोल सकते हैं, प्रारंभ से ही लेकर अंत तक के, और बच्चों के साथ में भी बहुत सारे दुर्व्यवहार किए गए। वहाँ पे 2-2 बार सेट उनको दिया गया, उसमें बीच में फिर सेट को वापस ले लिया गया। यही सबकी मांग है कि एक तो दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और दूसरे परीक्षा का पुनः आयोजित किया जाए, जिससे बच्चों में जो उत्साह बना हुआ है वो बना रहे। और लापरवाही, अधिकारियों की लापरवाही से ये हुआ है। और अभी हमने कलेक्टर से बात किया, कलेक्टर का भी ये मांग है और मेरा भी मांग है कि ये एग्ज़ाम फिर से किया जाए, कि हम इन बच्चों के साथ हम इनके भविष्य से खिलवाड़ न कर सकें। पालकों द्वारा शिकायत की गई है कि जो पेपर उनको दिया गया था उसमें उनको समय कम मिला, क्योंकि परीक्षा के दौरान पेपर एक बार बदला गया था। तो उसके संबंध में जांच कराई जा रही है और जिस पे भी लापरवाही की होगी उस पर हम कार्रवाई करेंगे। स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर के एयरपोर्ट ने सर्विस क्वालिटी और मेंटेनेंस में बड़ी चूक कर दी, जिसके कारण इंदौर एयरपोर्ट देश के टॉप 10 एयरपोर्ट से बाहर हो गया। इंदौर इस सर्वे में शामिल होने वाला मध्य प्रदेश का इकलौता एयरपोर्ट था। 2024 के पहली तिमाही में उसे 12वें नंबर पर रखा गया। पिछले साल एयरपोर्ट नंबर 1 पर था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार इंदौर देश का एकमात्र ऐसा रैंकिंग वाला एयरपोर्ट है जिसके सभी 31 बिंदुओं पर अंक घटे हैं। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।